अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं सबीरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हसन आजम, क्रिकेट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। और उनके साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम जानते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमारे पास आज क्या खबरें हैं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शिकस्त, 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इसी के साथ बात की जाए वुमेन्स क्रिकेट की, तो पाकिस्तान वुमेन्स की आयरलैंड टीम के खिलाफ पाकिस्तान की 8 विकेटों से जीत। T20 सीरीज़ 2-1 से मेज़बान टीम के नाम। मुनीबा अली की T20 कैरियर में दूसरी सेंचुरी, और दोनों ही सेंचुरीज उनकी जो है वो आयरलैंड के खिलाफ है। साबिक कप्तान वसीम अकरम की बात की जाए तो सलमान अली आगा की कप्तानी से मुतासिर हो गए वसीम अकरम। और वसीम अकरम साहब का कहना था कि वो टीम के लिए कुर्बानी देता है और जब कप्तान टीम के लिए सोचता है तो खिलाड़ियों पर एक अच्छा असर पड़ता है। इसी के साथ बात की जाए पीसीबी की, तो पीसीबी के चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग अचानक मुस्ताफ़ी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मुआहिदा ख़त्म होने के बाद पीसीबी को ज्वाइन किया था, लेकिन इसी के साथ जैसे ही पीसीबी से रिज़ाइन किया, साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फिर से ज्वाइन कर लिया। सो एशिया कप इज़ राइट एट द कॉर्नर। और एशिया कप से पहले खबरें ऐसी आ रही हैं, सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान की टीम में रद्दोबदल के इम्कानात हैं। और रद्दोबदल की बात करें तो सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ को आराम देने की तजवीज़ की जा रही है। जो अभी इनिशियली ट्राई नेशन खेली जाएगी उसमें सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल की वापसी का इम्कान है। सो लेट्स सी कि क्या प्लान आउट करते हैं, बट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही। सबसे पहले शुरू हसन आपसे ही मैं करूंगी। एंड कमिंग टूवर्ड्स, एक तरफ ये सीरीज़ चल रही है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ ऑब्वियसली उसके फ़ौरन बाद जो है वो ट्राई नेशन होना है। सबसे पहले तो जो हमने दूसरा ओडीआई खेला, रेन अफेक्टेड मैच छोटा कर दिया, छोटा हो गया। क्या मसाइल थे, क्या मसले थे? व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम? पाकिस्तान टीम क्यों आपको इस तरह दिखती है कि रन्स ही नहीं बना पाती? मतलब दे जस्ट रनिंग आफ्टर रन्स, पर रन्स आते नहीं। आई थिंक किसी हद तक इट वाज अ रियली गुड टॉस फॉर वेस्ट इंडीज़ टू विन, ये क्रेडिट देना होगा। और वो जानते थे कि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि उन्होंने अच्छा किया, पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मेजरली पावर प्ले बहुत पुअर खेला। उसकी वजह ये थी कि 10 ओवर्स में सिर्फ 5 सिंगल्स दिए पाकिस्तान ने, विच इज़ अनहर्ड ऑफ। आप 60 गेंदों पे अगर 5 सिंगल्स ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। उसके बाद जब मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आए, एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी नज़र आती है वेस्ट इंडीज़ की बॉलर्स की तरफ से। 4th स्टंप वो पकड़ लेते हैं उनकी, और वहाँ पे पकड़ नहीं पाते मोहम्मद रिजवान गेंद को। 27 गेंदों पर सिर्फ 10 रन किए अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप के साथ। अब्दुल्ला 15 रन किए 20 गेंदों के ऊपर। तो ओपनिंग में हम देखते आए हैं कि रिजवान थोड़ा स्ट्रगल करते हैं उस पोजीशन पे। वहाँ पे मोमेंटम टूटा, फिर रेन ने मोमेंटम तोड़ा, और ख़ास तौर पे बैक एंड की तरफ जहाँ पे पाकिस्तान को फिर बार बार मोमेंटम टूटते नवाज भी एक तरफ विकेट संभाल रहे थे, दूसरी तरफ हसन नवाज सोच रहे थे कि मैं अब हिटिंग की तरफ जाऊं। जब पाकिस्तान को पता लग गया कि 40 ओवर्स में अब टारगेट देना है, तो 3.1 ओवर्स में 32 हमने रन्स किए थे कि फिर रेन अफेक्टेड मैच स्टॉप हुआ। आई थिंक कहीं पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट भी रहा। और बॉलिंग एफर्ट की बात करें तो यू नाउ रियलाइज कि पाकिस्तान इज मिसिंग दैट 5th बॉलर। आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, इस्तेमाल ही नहीं किया 5वां बॉलर। 3 ओवर्स पूरी सीरीज में सिर्फ साइम अयूब ने किए। साउथ अफ्रीका में आपने देखा साइम और आपने आगा से बॉलिंग करवाई। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, खुशदिल शाह और आपने आगा से बॉलिंग करवाई। लेकिन टीमों को पता है कि पाकिस्तान का 5th बॉलर टारगेट करना है, और यही हुआ। 66 रन कंसीड किए 7 ओवर्स में। कहीं ना कहीं आई थिंक मोहम्मद रिजवान की बैटिंग का स्ट्राइक रेट और बॉलिंग में चेंजेस में गड़बड़े। हाफिज़ बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब कहते हैं ना वो दिल की तसल्ली के लिए तो ख्याल बहुत अच्छा है कि बारिश हो गई। कभी हम कहते हैं पिच ठीक नहीं था, कभी हमारी टीम ने बैटिंग में कमी बेशी कर दी, कहीं पे बॉलिंग में कर दी, लेकिन कब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? देखिए, उस वक्त तक खेलते रहेंगे जब तक वो खिलाते रहेंगे, उस वक्त तक खेलते रहेंगे। और कोई नाकामी पाकिस्तान की अगर इस वक्त होती है तो कोई गैर मामूली बात तो है नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हर मैच के बाद का हम जीतें या हारें, खिलाड़ियों के ऊपर बड़े शदीद अल्फाज में तनकीद होती है और उनको निशाना बनाया जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो खेल रहे हैं।
और उन्हीं से सवाल होना चाहिए कि आप बेहतर क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट को चलाया जा रहा है, वो भी बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक पहलू है। आप मतलब एक मैच खेलते हैं 11 खिलाड़ियों के साथ, अगले मैच में आपके और 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, अगले मैच में आपके और 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो ये तो कौन सी रोटेशन पॉलिसी है? ऐसे तो टीमें नहीं बना करती। तो ये जो एक सिलसिला है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो कोच आता है, अगर वो कोई उसके अंदर कोई उस्ताद छुपा बैठा है तो वो कोच बनने के बाद क्रिकेटर्स को उस्ताद बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। अगर किसी के अंदर कोई समाजी कारकुन, सोशल वर्कर छुपा हुआ है, वो कोच बनकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वो समाजी कारकुन बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अगर किसी का मज़हब की तरफ रुझान है तो वो खिलाड़ियों को एक अच्छा मजहबी इंसान बनाने की कोशिश, अच्छा मुसलमान बनाने के लिए कोशिश शुरू कर देता है। बंदा खुदा, आप उनको क्रिकेटर बनाने के लिए आए हैं, आप जो काम करने के लिए हैं वो काम करें, जो आपके करने का काम है वो करना नहीं है और तीसरा और चौथा काम शुरू कर देना है। कोई इनसे पूछे तो सही ना, आज भी पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। आप कह नहीं सकते हैं कि जिसको आप कोई आपका ऐसा खिलाड़ी कि जिसके बाहर डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है और उसको आपने टीम में शामिल नहीं किया, और हर मैच के बाद ये इसको यहाँ से निकाल दें, ये चौथे नंबर का नहीं है, ये तीसरे नंबर का नहीं है, ये पहले नंबर का नहीं है, ये दूसरे नंबर का नहीं है। तो वो नंबर सब के बदलनी है, आपको नया नंबर बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर खिलाड़ियों को खिलाया जा सके। और ये जो लोग फैसले कर रहे हैं उनके नंबरों के बारे में, इनके अब ये खुद रॉन्ग नंबर है, ये खुद रॉन्ग नंबर हैं। इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को आज इस नहज पर पहुंचाया है कि आपके खिलाड़ी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर आज भी आकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाफिज, क्या इस वजह से प्रेशर हैंडलिंग नहीं होती क्रूशल मोमेंट्स पे? यही वजह है जो लड़कों को, हम जैसे उस दिन इरम ने बात की थी जी, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लड़के इतने सालों से खेल रहे हैं, बट क्या यही एक जो अनसर्टनिटी ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट है, वो अनसर्टनिटी क्रीप डाउन कर जाती है लड़कों? देखिए, अगर किसी को सवेरा ये पता ना होना कि परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है, हाँ, ये लाइव परफॉर्मेंस है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। आप अपने अब्बा से पूछिएगा, वो बताएंगे ज्यादा बेहतर अंदाज में, ताकि आपको भी मौका मिलेगा लोगों को बताने का ये चीज क्या है। लाइव परफॉर्मेंस में और ड्रामा शूटिंग जो होती है, जिसमें आपके पास रीटेक के चांसेस होते हैं, आपने सिर्फ अच्छा दिखाना होता है। फिल्म में, टीवी में जब आप ड्रामा देख रहे हैं, सिर्फ जो उसकी रिफाइंड शक्ल होगी ना, सबसे बेहतरीन वो नाज़रीन को नजर आ रही है। many takes वो करके बेस्ट टेक। ये तो लाइव है भाई, इसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और उनसे पूछें जिन लोगों को इसका अंदाजा है, एहसास है कि ये जो लाइव परफॉर्मर्स होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं, इनके साथ आपने कैसे ट्रीट करना होता है। तो जब तक उनके इर्द गिर्द की चीज़ें ठीक नहीं होंगी, 11 के 11, 15 के 15 मेरिट पर नहीं होंगे। हाँ, आप कह सकते हैं जिस मुआशरे में हम रहते हैं थोड़ा बहुत को 19-20 वाला मेरिट के थोड़ा सा हट के बीच में आ गया है, लेकिन उसकी तरफ भी उंगलियां हर वक्त रहेंगी। जब तक आपके फैसले मेरिट पर नहीं होंगे, खिलाड़ियों की और ये जो लाइव परफॉर्मर्स हैं इनकी ज़रूरियात को, तकाज़ों को, ज़रूरतों को, जहनी हम आहंगी को, इनके जहन को समझा नहीं जाएगा, उस वक्त तक आप के खिलाड़ी कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट क्या ये सारी बातें, हसन मैं आपकी तरफ आऊं, क्या ये सारी बातें इस चीज को जस्टिफाई करती हैं कि इतने अरसे से खेलते हुए मोहम्मद रिजवान, कप्तान पाकिस्तान टीम के मोहम्मद रिजवान, 18 बॉलों तक 1 रन था, मतलब उनको 19 बॉलें लगी 2 रन स्कोर करने में, क्या ये सारी बातें उनकी इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करती हैं? आई थिंक कुछ बड़े वैलिड पॉइंट्स हाफिज साहब ने कहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो मैं एक चीज़ पे फोकस करूंगा, जो आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि माइंडसेट और मेंटालिटी और मैच्योरिटी, ठीक है, अब वो इतनी उन्होंने क्रिकेट खेल ली है। पाकिस्तान देखें, उन्हें क्रेडिट देना होगा कि पाकिस्तान के वाहिद कप्तान है जो ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज़ जीते हैं, किसी कप्तान ने पहले नहीं जीती। चैंपियंस ट्रॉफी में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही, फिर हमने शफलिंग देखी, सारा कुछ देखा, बट मेरे करीब, क्योंकि मैंने माइक हैसन को काम करते हुए बहुत करीब से देखा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आप तो इस्लामाबाद के साथ रहे हैं ऑब्वियसली, माइक हैसन के साथ तो आपका फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन रहा। बिल्कुल, और मैं सवेरा जी, मैंने उनकी फिलॉसफी देखी है, ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज प्लान्स। ओके, उनसे जब मैंने डिस्कशन की न्यूजीलैंड टीम के मुतालिक भी, तो उन्होंने यही कहा कि आप हमेशा अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाते हो विद इंपॉर्टेंट क्रूशल मोमेंट्स पे यंगस्टर्स को मौके देके। अब मोहम्मद रिजवान सीनियर प्लेयर हैं टीम के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस नंबर 4 पर इफेक्ट करती है पूरी टीम को। पहले मैच में भी जब हसन नवाज उनके साथ आए थे तो उनका 9 स्कोर था 20 गेंदों के ऊपर और हसन का 11 था 22 पर। लग रहा था कि यहाँ हसन सोच रहे हैं कि मैं मारना शुरू करूं, जहाँ पे सीनियर प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजवान अगर आउट नहीं होते ना तो हसन नवाज आउट हो जाता है।
लग ऐसे ही रहा, आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ प्लेयर यू हैव टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव। कोई प्लेयर किसी भी मोमेंट पे क्रिकेट के जाके ये नहीं कह सकता कि मैंने सब सीख लिया या मेरे कोई इंप्रूवमेंट का कोई नया जोन नहीं रहा। सचिन तेंदुलकर अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक नेट कर रहे थे। तो एक चीज मोहम्मद रिजवान की जो ऑफ साइड गेम है, स्पेशली फोर्थ स्टंप, आई थिंक टीम्स हैव स्टार्टेड टारगेटिंग दैट। उन्हें पता है कि वो स्लो स्टार्टर हैं, तो वो उधर टारगेट करते हैं और उन्हें उधर डिस्टर्ब करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी कम रहता है। तो ये अब देखिए, एक लॉस से आसमान नहीं टूट पड़ा, और कहते हैं ना कि चोटी जो आपके पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, ठीक है? तो देयर इज नॉट जस्ट वन वे टू विन अ गेम। आप कंट्रीब्यूट करेंगे, सारे डिफरेंटली करेंगे, हर मैच में हर बंदा नहीं चलेगा, लेकिन जो चीज़ें कंसिस्टेंटली हमें नज़र आ रही इंप्रूव करने को हैं, वहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लानी होगी। और उसमें एक जगह शायद मोहम्मद रिजवान के स्कोरिंग एरियाज भी हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी है कि जब आपके साथ नया बैट्समैन आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहा है, तो आपने तो आप एंकर कर रहे हैं या नहीं। हाफिज साहब देखें, एक लॉस बिल्कुल ऐसा ही है कि शायद वो इतना एक बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम कंसिस्टेंटली कुछ ऐसे मराहिल पर हम शायद उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें, हम बड़े तसलसल से हारते चले जा रहे हैं, तो कितनी ही ऐसी हार होंगी जिनके बाद हम समझेंगे कि शायद ये वो आखिरी हार थी जब हम कुछ सीखेंगे। देखिए, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, और जब तक आप जैसे पाकिस्तान में खिलाड़ियों को तैयार करने की बात की जाती है, ये हाईएस्ट लेवल तैयार करने के लिए नहीं होता, ये परफॉर्म करने के लिए होता है। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है कि आपने रन्स किए, आपने आउट किए, आपने कैचेस लिए या नहीं लिए। यहाँ पर आकर आप कैच पकड़ने का तरीका या रन बनाने का तरीका नहीं सीखते हैं। ये आपके रन बनाकर देने का और मैच जीतने का की जगह होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि इनके साथ रखकर तैयार करना है, तो फिर इसका मतलब है कि नवाज़ भी तैयार हो रहे हैं। आज तक अभी तक कोई तैयार ही नहीं हुआ, ठीक है। हुसैन तलत भी 10 PSL के सीज़न गुजर गए हैं, आज तक पाकिस्तान की टीम इंतज़ामिया को और उनको सेलेक्ट करने वालों को ये समझ नहीं आई कि वो कौन से फॉर्मेट के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी निज़ाम ने तैयब ताहिर को भी सिलेक्ट किया, इसी निज़ाम ने उस्मान खान को भी सिलेक्ट किया। आज वो कहाँ पर हैं? अगर किसी को फ़ोन नंबर मिलाया उनका, पता नहीं फ़ोन भी गुम हो गए होंगे लोगों के पास से उनके, तो यहाँ पे तो जो हाल में उनका कोई नहीं पूछता। तो इसलिए ये जो मौजूदा क्रिकेट है पाकिस्तान की, रोज़ाना की बुनियाद पर जिसके ऊपर बात होती है, कभी आपका खिलाड़ी अच्छा खेल पाता है, कभी नहीं खेल पाता। बिल्कुल, ये रिजवान का 4th स्टंप आज नज़र आया लोगों को। हाँ, पहले दिन से है, पहले दिन से। सम टाइम आप नहीं उसके ऊपर अपनी उस खामी के ऊपर उतना ज़्यादा काबू नहीं पा सकते ना। आप इंसान हैं, आप इंसान है ना। अब्दुल रज़ाक बिल्कुल नए नए थे, लेकिन वो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को मुसीबत में डाला हुआ था। तो क्या सचिन तेंदुलकर खेलना भूल गए थे? नहीं, वो बॉल पड़ता था, निकलता था अंदर को, सचिन तेंदुलकर साहब। बट आप इस खामी को ओवरकम करने के लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं ना, कि मैं उस ऑल्टरनेट तरीके से उसको हैंडल कर लूंगा। रिजवान वो कभी आप फंस जाते हैं, कभी आप तमाम शीशों। क्या विराट कोहली से ज्यादा कामयाब क्रिकेटर है कोई इस दौरे मौजूद में? फंसा रहा ना 3 साल, क्यों नहीं निकला? इंसान है, नहीं निकल पाते कभी कभार। आपको चीज़ों के ऊपर मेहनत करने की बाबर आजम के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? उसको भी इतना अरसा हो गया ना, उसको भी इतना अरसा हो गया, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ें करके, एक एक आपने नुकात अपने सामने रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप मुख्तसर वक्त में करेंगे, कौन सी ऐसी हैं जिनको आप तवील मुद्दती मनसूबों पर लेकर जाएंगे। ये जो क्रिकेटर अब सुफियान, ये जिसको मर्जी खिला रहे हैं आप, 2 साल से तो कम अज़ कम मैं यहाँ पर बैठा बात, जिसको मर्जी खिला रहे हैं, ये सब 19-20 हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जोएल गार्नर है, माइकल होल्डिंग है, कोई इसमें मैल्कम मार्शल नहीं है, कोई इसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस नहीं है, कोई इसमें जावेद मियांदाद और इंजमाम नहीं है, कोई इसमें यूसुफ और सईद अनवर नहीं है। ये सब 19-20 के फ़र्क से हैं। एक मैच को अच्छा खेलता है, उसके लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया जाता है। एक मैच किसी का ख़राब होता है, निकालो जी बाहर, फलाने को डाल लो, फलाने को डाल लो। इस एक हिकमत अमली, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज भी वैसे ही कर रहा है, बिल्कुल आज भी वैसे ही कर रहा है। सुफियान, अबरार, हसन अली, नसीम शाह, क्या तरीका है ये? ऐसे टीमें आपकी नहीं बना करती हैं। हसन, अब अगर हम इसी बात को कंटिन्यू करें, जहाँ पर विराट कोहली की बात कोट की गई है, देखें एक चीज़ उसने कंटिन्यू रखी, वो उसकी फिटनेस थी। हमारे प्लेयर्स आज रिजवान, बाबर, इनको दुनिया जानती है, बट अगर इनसे सिंगल्स और डबल्स भी नहीं ली जा रही हैं, ये इतने फिट नहीं है, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें सिंगल्स और डबल्स लेकर हम कम अज़ कम जितनी बॉल्स हैं उतना स्कोर तो कर लें, तो फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए मीरब जी, एक जनरली फिटनेस का लेवल इस करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेट भी किया डोमेस्टिक लेवल पे भी, और होना भी चाहिए। आई थिंक इसमें देयर इज़ नो हाइडिंग अराउंड द बुशेस। जब आप फिटनेस की बात करें, आप टॉप एथलीट हैं, आप क्रिकेटर, अगर आपका नाम जुड़ गया क्रिकेटर एज तो आप एथलीट हैं, आप क्रिकेटर नहीं है खाली, तो आपको उस परफॉर्मेंस लेवल पर उतरना है। देखें, जहाँ तक बात है ना इन लोगों को टाइम देने की, वक्त आपको देना होगा।
अब जॉस बटलर नहीं, हम किन लोगों की बात कर रहे हैं? बिकॉज ये टीम जो है ना, ये बहुत अलग अलग वेरिएशंस पर है। सीनियर्स भी हैं इसमें, जूनियर्स भी हैं। क्या हम जितना टाइम हसन नवाज को देने के लिए तैयार हैं, उतना ही टाइम अभी भी बाबर आजम और रिजवान को देना? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सवेरा जी। देखिए, कुछ आपके मेन स्टे या एंकर्स होते हैं टीम में, उनकी परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होंगी, लेकिन वक्त के साथ वो मैच विनर्स रहे हैं। बाबर आजम की आप बात कर लें, 5 सेंचुरीज हैं उनकी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं। उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर बनने वाले हैं। मतलब ओडीआईज में वो सईद अनवर का रिकॉर्ड कैचअप करने वाले। हाँ, उनसे शिकायत ये ज़रूर रही है कि लास्ट उनकी बड़ी सेंचुरी न्यूजीलैंड के खिलाफ थी इन द वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड। तो बड़े टूर्नामेंट्स में हमारी उम्मीदें उनके साथ लगी होती हैं, लेकिन जब हसन नवाज जैसे या हुसैन तलत जैसे, जिन्होंने 70 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 100+ उन्होंने जो है लिस्ट ए मैचेस खेले हैं, अब उनकी एक आइडियल फॉर्मेट के अंदर आए, तो आपको टाइम देना होगा। मैं उसकी आपको मिसाल इस तरह देता हूँ। जॉस बटलर के बारे में किसी को कोई डाउट्स नहीं है कि वो कितना बड़ा T20 प्लेयर है। पहली 13 इनिंग्स में उनकी 8 से कम एवरेज थी और 85 से कम का स्ट्राइक रेट था। केरन पोलार्ड को उठा लें, सेम स्टोरी। आप ग्लेन मैक्सवेल को उठा लें तो वो 20 इनिंग्स में 4 इनिंग्स ऐसी आती हैं जिसमें 40+ का स्कोर करते हैं। ये एवरेजेस नंबर्स आपको देखना होंगे। मैच विनर्स के गिर्द टीम बनती है, तो जब वक्त देने की बात का मतलब ये है कि यू बिकम अ यूनिट रादर देन कि आप एक या दो इंडिविजुअल्स पर रिलाय करें। हमेशा आपकी टीम लॉन्ग टर्म भी रहेगी, लंबी जाएगी। मैं इंडिया की आपको मिसाल देता हूँ। इंडिया ने वर्ल्ड कप में क्या कॉम्बिनेशन खिलाया। 7 उनके टॉप ऑर्डर में एक ऑलराउंडर था जडेजा, 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर थे। उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन को चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे चेंज किया। उनके टॉप 8 में 3 पक्के ऑलराउंडर से, जिसमें जडेजा भी थे, अक्षर पटेल भी थे और जिसमें हार्दिक पांड्या। इस कॉम्बिनेशन की डिस्कशन को हम यही रुकेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फिर से अपने कॉम्बिनेशन को शफल करने की बात कर रहे हैं। एशिया कप के लिए सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि क्या ट्राई नेशन में जो हमें एशिया कप में स्क्वाड रखना है और 11 खिलानी है, क्या वही लेकर चलनी चाहिए या फिर तब्दीलियों पर तब्दीलियां करते रहनी चाहिए? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी टीम कॉम्बिनेशंस के हवाले से, एंड जिस तरह आप इंडिया के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हसन, इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू। यस, मैं ये कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का अगर आप फाइनल देखें तो इंडिया के टॉप 8 में 3 ऑलराउंडर्स थे और आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। वो दुबई की पिचेस थी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर खिलाए, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस। इंडिया ने दुबई में फाइनल के अंदर सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया था जो एज अ फास्ट बॉलर खेल रहे थे, मोहम्मद सिराज। उसके अलावा उन्होंने वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, उसके बाद जडेजा और अक्षर पटेल, ये सारे खिलाए और उनके साथ हार्दिक पांड्या और राउंडर खेल रहे थे। तो उनकी टीम में सिर्फ 50 ओवर्स के खेल के लिए 2 फास्ट बॉलर थे और उनमें से एक ऑलराउंडर थे। कहने का मेरा मकसद ये है कि जिस तरह की कंडीशंस होगी, अडेप्टेबिलिटी हर टीम की वैसी होनी चाहिए। पाकिस्तान उस अप्रोच की तरफ जा रहा है, लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है? अब जिस तरह मोहम्मद नवाज आए हैं, आई थिंक दैट गिव स्टेबिलिटी। शादाब खान अभी रिकवरी में है, दैट विल गिव स्टेबिलिटी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो फ़हीम अशरफ अपनी पेस ड्रॉप करने से पहले थे, थोड़ा सा उनका पेस ड्रॉप हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे आई थिंक हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सुफियान के अबरार की बात करें तो दे आर योर न्यू कमर्स जो कि अब आपके स्पिन अटैक को संभालेंगे। आई बिलीव अबरार न्यू कमर, अबरार हैज प्लेड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। न्यू कमर, व्हाई वुड यू रैंक हिम एंड रेट हिम इन अ न्यू कमर? न्यू कमर इन द सेंस रोहा जी कि उन्हें अभी इतना गेम टाइम नहीं मिला। मैं आपका लास्ट वीक शो देख रहा था। रोहा को फोन करें जरा। सवेरा जी, लास्ट वीक में आपका शो देख रहा था। बड़े मजे की बात की उसामा मीर ने। उसने कहा जब तक आप स्पिनर्स को गेम टाइम नहीं देंगे, एंड दैट्स सो ट्रू। उसने वैसे लिया नहीं खुद, उसको पता था कि यासिर शाह SNGPL में क्यों गया था, KRL छोड़ के SNGPL क्यों गए थे? देखिए वो एक सेपरेट डिबेट है। क्यों गए थे SNGPL में वैसे? इसीलिए कि चलें साथ साथ टीम के रहेंगे और काम चलता रहेगा। SNGPL की वैसे टीम के साथ साथ रहेंगे? नहीं, जब मैच टाइम की बात है ना, अच्छा, मैच टाइम आप तैयार होते हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं इंडिया के प्लेयर्स का जिक्र किया है, इवन आपको और भी दुनिया में ऑलराउंडर्स नज़र आते हैं, जैसे क्रिस वोक्स को देख लें, ठीक है, बेन स्टोक्स को देख लें, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पेश आती है ऑलराउंडर्स होते हैं। ये ज़बरदस्ती किसी के साथ अगर विकेट कीपर लिख दिया जाए साहिबजादा फरहान के साथ, तो लिखने से हो नहीं जाता।
वो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ऑलराउंडर्स को आप डेवलप नहीं कर सकते, ऑलराउंडर जो होगा वो होगा, यानी ये जो शादाब पे इतनी मेहनत की जा रही गलत है? डेवलप करना ये कहाँ पर करना है? हाँ। ये इसकी भी तो कोई एक पैमाना होगा ना, कोई जगह होगी कि कहाँ पर आपने करना है। हाँ। आप आइडेंटिफाई करते हैं प्लेयर्स को, आप उनको टाइम देते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अब पाकिस्तान की शाहीन इंग्लैंड में खेल रही है, बताएं किसी इंग्लैंड लायंस के साथ उसने कोई मैच खेला है? अगर नहीं खेला तो फिर आप अपनी तैयारियों का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं ना। डार्विन पहुंच गई, ठीक है। तो इसलिए ये जो तैयार करने की चीज़ें हैं, प्लेयर्स को तैयार करना, ये आपका निज़ाम उनको बनाता है, जिसमें आपकी मुख्तलिफ वक्त में एज ग्रुप क्रिकेट है, फिर आपकी ए टीम है, फिर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इसमें आप लोगों को तैयार करते हैं। यहाँ पर किसी को पसंद आता है, वो उठा के उसको सीधा पाकिस्तान की टीम में डाल देता है। ठीक है। और उसका क्या होता है फिर वो फिर कभी अच्छा खेलते हैं। साहब एज ग्रुप क्रिकेट की तो मेरे ख्याल से हम बात ही ना करें इस वजह से, क्योंकि हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि एज ग्रुप क्रिकेट से आते हुए लड़के को हम आगे आने वाले टाइम पे बर्दाश्त करेंगे। इसकी एक एग्जांपल है जफर गौहर, हमने अभी रिसेंटली हमारे साथ वो शो में मौजूद थे, एज ग्रुप से ही आए ना, इतने साल इन्वेस्ट किए ना, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखें बात यह है कि जफर अच्छा नहीं लगता था किसी को, उनकी जिन लोगों ने देखें, जिन लोगों ने फैसला करना है, जिन लोगों ने फैसला करना है उनमें इतनी जान होनी चाहिए कि भाईजान मैं साल 2 साल के लिए आया हूँ ना, और मुझे पता है मेरा काम क्या है, तो फिर मैं करूँगा। तो वो तो बाहर कर देंगे उन्हें, तो फिर आते नहीं ना फिर लोग, ऐसा थोड़ा है, वो खुद भी बाहर हो जाते हैं। वैसे तो साल 2 साल 3 साल में लोगों का पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जिसको काम आता है, जिसको ये पता होगा, वो उन लोगों को मुंतखब करेगा जो बुनियादी तौर पर बेहतर हैं, फिर उनका पाथवे तैयार करेगा। ये जितनी मर्जी रोज़ाना की बुनियाद पे लोग बहस कर लें, उसको डाल लें, उसको निकाल लें, उसको बाबर को निकाल दो जी, निकाल लो यार, ले आओ किसी और को खिला लो, क्या होना है, रिजवान को निकाल दो। ये हल नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। जब तक आप मसाइल की निशानदेही करके उनको दुरुस्त अंदाज में सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये डावाडोल रहेगा। आपने बात की इसकी कि पाकिस्तान में जफ़र गौहर या इस किस्म के और भी क्रिकेटर्स, इनको अगर मौके नहीं मिलते हैं तो ये निज़ाम की ख़राबी है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में आज के दौर में अगर सईद अनवर खेल रहे होते ना आज के दौर में जी, तो जिस तरह से वो स्लिप में आउट होते थे ना, तो ये जितने कीबोर्ड वॉरियर्स पाकिस्तान में बैठे निकाल लो सईद अनवर को, इसको तो बैटिंग ही नहीं आती है। डेटा एनालिस्ट ने 194 उन्होंने किया अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, वो वेदर जाके देखें। 188 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। 100 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। जरा वो बॉलिंग उठा के देखें कि जितने लोग बातें करते हैं ना, इनके कान के पास से मैगरा का बॉल गुजर जाए ना, ये उसके बाद क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। ये इतना आसान नहीं है। सो आज जिसका दिल करता है, और बदकिस्मती की बात यह है चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद मसलियत का शिकार लोग हैं, ठीक है, वो उन्हीं लोगों की बातों के ऊपर फैसले करते हैं। वो कोच जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनके किसी दौर में परिस्तान रहे होते हैं, फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला उहदों पर आ जाते हैं। वो फिर उनको कहते हैं सर तुसी अपने वगराना बना दो। अब वो भी इतने जालिम लोग हैं, वो भी इतने जालिम लोग हैं क्रिकेटर, वो ये नहीं कहते उनको कि सर मैं नहीं बना सकता किसी को। वो अपने जैसा क्या बनाना है किसी ने, वो जो बनाना होता है बना होता है, उसका भी बेड़ा गर्क कर देता है। बट कश्मकश, ये बहुत बड़ी कश्मकश है। देखें चांस नहीं मिलता, हम ये बात करते हैं डोमेस्टिक में, लड़के डोमेस्टिक में रह के जो है ख़राब हो जाते हैं, रह जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, चांस नहीं मिलता। बट जब अब माइक हैसन हमें रोटेशन करते हुए दिख रहे हैं, बांग्लादेश की सीरीज़ हुई, हसन अली को इन्फॉर्म किया गया रोटेशन की वजह से आप नहीं खेल रहे, वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे। अब ट्राई नेशन चेक कर लेना चाहिए, उसको कहा गया था या नहीं कहा गया? कहा गया था, ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से बता सकती हूँ, उनको कहा गया था। सो अब जब ट्राई नेशन की बात आ रही है, फिर रोटेशन की बात आ रही है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि नाउ इज नॉट द राइट टाइम। किस तरह रोटेशन पॉलिसी को मैनेज करेंगे, बिकॉज हम आदी नहीं है। ऐसे कैसे एक लड़के ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, अगले में वो खेलेगा नहीं सीरीज में? और फिर बेंच स्ट्रेंथ कैसे आपकी तैयार होगी? देखिए, अच्छा एक सेकंड, बेंच स्ट्रेंथ के लिए ना पहले स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर बेंच बनता है। स्ट्रेंथ होगी तो बेंच पे जाएंगे ना, अभी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। बेंच पहले होती है स्ट्रेंथ। अभी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। बेंच होगी हाफिज साहब तो स्ट्रेंथ आगे बैठेगी ना उस पे। स्ट्रेंथ होगी तो उसके लिए बेंच तैयार होगा। देखिए स्ट्रेंथ होगी तो उसके लिए बेंच तैयार होगा। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट शुरू हो ये जो है ना, लेकिन हाफिज साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। जो आप एक वो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी, एक बिलीफ सिस्टम, एक मौका देना, लड़के को पता होना कि अगले 10-20 मैचेस मेरे पास हैं, वो डेफिनेटली होना चाहिए। उसके बगैर आप सर मैं आपको एक बात बताऊं, उसको ये पता नहीं, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा आखिरी मैच है। जब एक बात है, जब आप पाथवे से आए होते हैं ना, अभी जो बटलर का आपने जिक्र किया, आपने इंडिया के 3-4 क्रिकेटर्स का नाम लिया, आपने जो रूट का जिक्र करें, इनके पाथवे से चेक कर लेना। जब एक शख्स आया है ना एक प्रोसेस से, उसको पता है यार
8 साल की उम्र से मैं जूते खा रहा हूँ, मैं कभी इधर बॉल लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी टांग पे लग रहा है, कभी मुझे टांके लग रहे हैं, कभी मेरी हड्डी खराब हो रही है। जब वो 15-20 साल का सफर तय करके आएगा, जब वो पहला इंटरनेशनल मैच खेलेगा, उसको पता होगा भाईजान मैं यहाँ किस लिए आया हूं। तो उसको रोल आज क्या पैस है, इसका रोल इसको पता होना चाहिए। ओ यार वो कौन सा क्रिकेटर है, पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है, उसको अपने रोल का ही नहीं पता। हाफिज साहब माजरत के साथ, यहाँ पर तो अगर कोई क्रिकेटर जाता है, वो जाकर कहता है ना कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो उसको पूछा जाता है भाई बॉलर हो या बैटर हो। वो ऑलराउंडर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया जाता उसको। और दूसरी बात, साउथ शकील कहाँ पे स्टैंड करता है फिर हमारे पास? वो तो एक प्रोसेस के थ्रू आया। बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पे भी आता हूँ। देखें, जेफ डेनिंगम की किताब है द पावर ऑफ हैबिट, ठीक है, उसमें वो एक सेंटेंस लिखते हैं कि जब आप लोगों पर यकीन करना शुरू करते हैं और उन्हें कहते हैं ना कि आप कर लोगे, मोस्ट ऑफ्टन देन नॉट दे विल कम मेक इट ट्रू। किन लोगों के बारे में लिखा था? किसी भी एथलीट। मैं उसकी मिसाल देता हूं। देखिए, अब मैं किसी एक बंदे को जिसने सारी जिंदगी बल्ला माइकल फेल्प्स की उन्होंने मिसाल दी। उनके जो कोच थे, जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा स्विमिंग के चैंपियन, बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने बताया कि मैंने इस लड़के के बिलीफ सिस्टम और रूटीन्स में हैबिट कैसे डेवलप की। गुड हैबिट्स हमें पड़ गई, बुरी आदत वो पड़ी है कैसे? चेयरमैन चेंज हुआ, कोच चेंज हुआ, कोच चेंज हुआ, सिलेक्शन चेंज हुई, सिलेक्शन चेंज हुई, बंदे चेंज हुए, कप्तान चेंज हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट, माइकल फेल्प्स वाज ओपन टू सजेशंस, ही वाज लिसनिंग टू द कोच। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे लड़के कोच की सुनते नहीं है। आधे से ज्यादा कोचेस हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आके ये बात की कि मैं सिर्फ लड़कों को सजेस्ट कर देता हूँ, आगे वो करे ना करे उनकी मर्जी। ये अगर तो एक कोच की ये रिस्पेक्ट आपने छोड़ दी है, और ये माइंड यू बोर्ड का काम होता है कि रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। बिल्कुल, इशू ये सवेरा जी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ये देखें, पर्सन टू पर्सन कोचिंग या टीचिंग फिलॉसफी भी डिफरेंट हो सकती है। मोहम्मद यूसुफ ने जो आके बात की, ही इज अ ग्रेट ऑफ क्रिकेट, कोचिंग इज अनदर स्किल, यू नो, इट्स अ डिफरेंट स्किल। जहां तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात है, अनसर्टेनिटी की, वो हमेशा रहेगी। जब तक ऊपर सर्टेनिटी नहीं होगी, वो नीचे तक आएगी। जब एक प्लेयर को पता ही नहीं आज मेरा सिलेक्शन हो रही है, कल को सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो जाएगी, कोच चेंज हो जाएगा, फलाना चेंज हो जाएगा, मैं किधर स्टैंड करता हूँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, अनलेस यू नो यू बिलोंग and you've been given that confidence, you will not express yourself. Across sports आप ये चीज़ की मिसाल देख लीजिए। इसी तरह अगर आपने एक माइक हैसन को ये बात की और अब आप बात कर रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ बनाने की, वो बंदा ऐसा है जो इस फिलॉसफी को प्रूव करके आ चुका है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट को चेंज को बेंच स्ट्रेंथ तैयार की। लेकिन किस वक्त? देखें, ये मैकलम के दौर पे जब पहली दफा न्यूजीलैंड को फाइनल में लेके गया ब्रेंडन मैकलम एज अ कैप्टन, कोचिंग मैकलम के साथ कोच की एक बड़ी कह लें यूनिसन में एक कोऑर्डिनेशन थी कि हम ये टीम को डेवलप किस तरह करेंगे और अपनी पेस बैटरी और अपनी जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, टॉप ऑर्डर की, उसका आउटलुक कैसे चेंज करेंगे। आप न्यूजीलैंड से पाकिस्तान के सिस्टम को बिल्कुल कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिस्टम से आपको बचपन से बच्चे को पता होता है कि मैंने ये स्पोर्ट खेलना है, मैंने ये खेलना है, वो बचपन से उस तरह ग्रूम हो रहा होता है। इतने से लोगों का वो मुल्क है जिसमें यू कैन नॉट कंपेयर पाकिस्तान विद अस। मगर जहां आपने एक अच्छे सेटअप की एग्जांपल दी, आपने इंडिया के सेटअप की एग्जांपल दी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी तो है। जब अफगानिस्तान का सेटअप हमें इनस्टेबल दिखता है, इवन देन उनके प्लेयर्स हमें सीखते हुए दिखते हैं, परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, नॉट जस्ट इन T20s, अब तो ODIs में भी दिख रहे हैं आपको परफॉर्म। अच्छा, एक कथा कलामी के मार चाहूँगा। देखिए, जो आपने सिस्टम की बात की है ना, और जिस तरह से हसन बात कर रहे हैं, ये अर्ज़ किया था शुरू में, ये आपका एक जो इस्तेहकाम है, तसलसल, वो ज़रूरी होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि कोच आएगा, बोर्ड बदलेगा, फलाना चला जाएगा, फलां आएगा, फलां चला जाएगा। अब शादाब खान को अगर ये पता है कि मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मैं पाकिस्तान टीम में हूं, तो उसको सीखने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अगर ABC इसके अलावा और भी, शादाब का नाम इसलिए लिया गया है कि वो पाकिस्तान टीम में दूर दूर तक नहीं थे और ख़राब कारकर्दगी की वजह से वो टीम से बाहर हुए, और उसी ख़राब कारकर्दगी के साथ वो पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन बन गए। माइक हैसन के फेवरेट है हसन, वो वन ऑफ हिज फेवरेट्स, लेकिन बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। शादाब की वाइस कप्तानी पे आने से माइक हैसन का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उस सीरीज से पहले ही, इस PSL से पहले ही, वैसे मुझे उसका पता है, हैसन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस कप्तानी, वाइस कप्तानी में। आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी बात। आपने बहुत अच्छी बात को पिन पॉइंट किया कि आप कंपटीशन बनाते हो। यही चीज माइक हैसन ने इस सीरीज से पहले बयान दिया था कि आप कंसिस्टेंसी कैसे बनाते हो, यहाँ प्रेशर कैसे डालते हो प्लेयर पे जब आप कंपटीशन बनाते हो। बिल्कुल ऑन देयर टोज रखते हो उनको। एग्जैक्टली। अब शाहीन शाह अफरीदी को पता है कि यार मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो वो सलमान खड़ा है and he's ready to do it and he's done it. That is how you
क्रिएट कंपेटिटिव स्पिरिट। और जहाँ तक आपने सवेरा जी बात की, देखिए न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन थोड़ी है, न्यूजीलैंड के कम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट उनकी फॉलोड स्पोर्ट में चौथे पांचवें नंबर पे आती है बिहाइंड रग्बी एंड ऑल दोस थिंग्स। पाकिस्तान में वो पूल बड़ा है, यस पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक होने वाला है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये माइक हैसन के अल्फाज हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर वे मोर टैलेंटेड। इशू कहाँ है? डेवलपमेंट का। और अगर एक कोच अब उस तरफ, हमारे पास तो यूनिकॉर्न्स तो आते ही रहे हैं ना, नेचुरल टैलेंट पे तो हमें कोई किसी की तरह डाउट ही नहीं है। पॉइंट ये कि हम नर्चर नहीं करना जानते प्लेयर्स को। एग्जैक्टली। एंड नाउ अगर एक कोच ऐसा आया है कि जो इस फिलॉसफी को प्रमोट भी कर रहा है और इंप्लीमेंट भी कर रहा है। अच्छा, आई वांट टू ऐड समथिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू हसन। इफ वी टॉक अबाउट द कोच एंड इफ वी टॉक अबाउट माइक हैसन, मिकी ऑर्थर आए, एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ आए, पाकिस्तान में आकर कुछ भी नहीं हुआ, एक वक्त में हुआ, उसके बाद फिर चीज़ें ख़राब हो गई। गैरी क्रिस्टन आए, अपने अच्छा बैकग्राउंड लेकर आए। वाई ऑलवेज इन पाकिस्तान? जब भी ये कोचेस पाकिस्तान में आते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाती कोई भी चीज़, राइट? मीरब जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। द इशू इज के शायद किसी हद तक आप कोच के हम जो एक स्कोप ऑफ वर्क है ना उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं। हाँ, अब कोच का काम टीम और इमीडिएट बेंच स्ट्रेंथ और उससे रिलेटेड जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी को भी हमारी ठीक कर दे, कहीं ना कहीं ये बताए कि इनके यानी बहुत कंट्रोल जो है वो देना पड़ेगा। इतना बहुत ज्यादा भी कंट्रोल नहीं कि हाँ जी जो चीज़ कही माइक हैसन हर चीज़ टिक मार्क नहीं लगा सकते। मगर यहाँ पे वक्त खत्म हो गया है। जोर का जोड़का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। वक्त खत्म हो गया है शो का। सवेरा पाशा और मीरब जीशान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।